डियर स्टूडेंट, आज बताने जा रहा हूँ फेज ऑफ एसी वोल्टेज, फेज डिफरेंस ऑफ एसी वोल्टेज, फेजर, ये सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये फेज है क्या एक्चुअली? फेज, है ना। अब से पूछा जाए कि फेज ऑफ एसी क्वांटिटी क्या होगा, है ना। तो अब फेज क्या है? फेज ऑफ, लिख देता हूँ मैं पहले, फेज ऑफ एसी quantity is the fraction of fractional part of time period or cycle through which it advance from zero position of reference, ओके, क्लियर। जैसे मान लो v इज इक्वल टू क्या हमारा बी एम साइन ओमेगा टी है, क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपका ओमेगा टी है और ये v है ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, है ना। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री पे क्या होगा, कौन सा फेज, इसका वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? तो अब क्या बताओगे? मैक्सिमम। तो एट 90 डिग्री पे, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका जो फेज होगा क्या होगा, वो बी एम के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि फेज ऑफ एसी क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड। ये पूरा पूरा टाइम पीरियड है, उसका ये पाई बाई टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, माने 1/4 पार्ट है ये, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऐसी क्वांटिटी क्या एडवांस्ड हो रहा है, किससे? जीरो पोजीशन ऑफ डिफरेंस से। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया इसका? वीएम हो गया, ओके। तो फेज क्या हो गया? फेज ऑफ एसी क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड या साइकिल थ्रू विच इट एडवांसेस फ्रॉम जीरो पोजीशन ऑफ रेफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस, जब भी फेज डिफरेंस की बात होगी तो यहाँ पे दो ऐसी क्वांटिटी होगा। मान लो कि v इज इक्वल टू क्या है, बी एम साइन ओमेगा टी, क्लियर। और करंट क्या है हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्लियर। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा है। लेकिन क्या कर रहा है करंट, क्या कर रहा है, इससे क्या कर लैग हो रहा है ना। इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये आपका v है, ओमेगा टी, ओके। करंट क्या हो रहा है? लैग कर रहा है, मतलब क्या होगा, करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ये हो गया स्मॉल v और ये स्मॉल i। तो ये यहां से इसका इस पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज जीरो, और इस पॉइंट पे क्या है, करंट जीरो है। तो ये किसका एक्सिस है? एंगल का एक्सिस है। तो ये जो डिफरेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे हम? फेज डिफरेंस, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो ऐसी क्वांटिटी, इफ ऐसी क्वांटिटी ऑफ सेम frequency have different zero point, then they said to have a phase difference, क्या हो गया, वो फाइव से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर ना। तो ये हो गया ये फेज डिफरेंस के बारे में। अब फेजर क्या है हमारा, है ना। फेजर ओके। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो वेव फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, वेव फॉर्म कैन बी
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय या तो क्या होगा, एक वेव फॉर्म के रूप में या ग्राफ है ना, ग्राफ, इक्वेशन या फेजर के रूप में। ये तीन तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्राफ में जैसे क्या किया था मैंने, ये हो गया ओमेगा टी, ये भी, ओके। यहाँ पे लिख दो एसी क्वांटिटी, मैं ये चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। AC quantity can be represented by AC quantity can be represented by waveform, equation and phasor। क्लियर? इक्वेशन के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया वेव फॉर्म के टर्म में ओमेगा टी वर्सेस वी। इक्वेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, Vm साइन थीटा या Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? फेजर के टर्म में क्या करते हैं, इसको एक वेक्टर के रूप में, एक्चुअली वेक्टर है नहीं, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका Vm है ना, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल, चाहे सपोज करो सर्किल है जिसका जो रेडियस है क्या है, वो Vm के बराबर है, और दूसरा वो जो रेडियस है, मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, है ना। सपोज करो ये आपका OP है, इसका लेंथ क्या है, Vm के बराबर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। तो इसको आप जो ड्रॉ करोगे, है ना, ये हो गया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, कि एट थीटा पे क्या हो जाएगा, एट थीटा पे क्या हो जाएगा, V जो हो जाएगा हमारा Vm साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे और क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी चेंज करेगा। तो फेजर जो बता रहा है क्या, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो अगर आपने क्या करना है, इसको मैं इसको यहाँ पे बता दूं, तो यहीं पे ड्रॉ करें। ये क्या किया मैंने, एक सर्किल ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस, हाँ, ये आपका P और ये थीटा। नाउ एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, वो Vm है, और कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। अब सपोज करो हमें ये ड्रॉ करना है V इक्वल टू Vm साइन थीटा। तो अब जान रहे हो कि जब थीटा और ये हो गया Vm, थीटा जब 0 होगा तो Vm की ये V क्या हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। जब थीटा π/2 होगा तो क्या हो जाएगा, Vm के बराबर। जब पाई होगा फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये जब 3π/2 होगा तो ये माइनस Vm हो जाएगा, और जब ये 2π आएगा तो फिर क्या हो गया, ये 0 आ जाएगा। क्लियर? ओके। तो ये क्या हो गया, एट पर्टिकुलर वैल्यू पे, हर एक एट पर्टिकुलर एंगल पे क्या है, एसी वोल्टेज का हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लो एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे, सपोज करो इसको मैंने हटाया यहाँ पे, तो क्या होगा ये, ओके। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm साइन, मैंने यहाँ बता दिया है Vm साइन थीटा, थीटा जब 0 आ जाएगा तो ये 0 आ गया। उसके बाद 90 डिग्री पे क्या है, मैक्सिमम Vm है, तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो सर्किल आप यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ करोगे 0 डिग्री, ये π/2, 3π/2 और ये आपका 2π।
तो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या है, ये मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। क्लियर। फिर पाई पे क्या हो जाएगा, ये इसको मैंने मिटा दिया, अभी पाई पे क्या होगा, ये इस तरह आ जाएगा। क्लियर ना। ओके, तो अब घट के क्या हो रहा है, वो जीरो आ रहा है, ये पाई पे क्या हो गया, जीरो पे, तो ये पाई पे क्या हो गया, जीरो आ गया। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, ये इस तरह ड्रॉ करोगे। फिर 3π/2 पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -Vm है। ओके, तो 3π/2 पे इसको मैंने ये ड्रॉ किया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके, इसको मैंने इस तरह ड्रॉ किया। फिर 2π पे क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये जीरो आ गया। ओके, तो ये आपका हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर ना। तो फेजर को आप एक वेक्टर मत समझ लेना, एक्चुअली उसका जो लेंथ है वो बताता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, और जो एंगल थीटा है वो बताता है वो जो वेक्टर है, मतलब फेजर है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। क्लियर ना। तो अब फेजर एंड अब नेक्स्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए स्टार्ट करें। मान लो तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर। इसको फेजर के टर्म में कैसे लिखेंगे हम, B एंगल 0 डिग्री और इसमें I एंगल -5 डिग्री। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया V, और करंट क्या लैग कर रहा है कितना डिग्री से, ये हो गया ये I, और कितना डिग्री हो गया ये -5, मतलब ये क्लॉक वाइज हम मूव कर रहे हैं। क्लियर। ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वोल्टेज। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप Vm भी लिख सकते हो और यहाँ पे Im भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली करते क्या, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो रीड क्या करता है, RMS वैल्यू, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे RMS वैल्यू हम लिखते हैं। क्लियर ना। ये क्या हो गया, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ V एंड I, मतलब फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नाउ इसको आप एडिशन कैसे करेंगे, है ना, एडिशन ऑफ टू फेजर ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सेम AC क्वांटिटी। क्लियर। मतलब अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज, और वोल्टेज करंट है तो करंट। मान लो कि सपोज करो ये करंट I है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 और ये I2, और ये आपका क्या है, I है ना। और I1 मान लो आप क्या है, ये Im1 साइन ओमेगा टी, और ये I2 क्या है, Im2 साइन ओमेगा टी -5। ओके, मतलब ये दोनों क्या है, ऐसी क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, और इसको हम फेजर डायग्राम में कैसे लिखेंगे, इसको I1 एंगल 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, I2 एंगल कितना डिग्री से ये लैग कर रहा है, 5 डिग्री से। अब इस दोनों को जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, I, इसको हम ऐसे लिख सकते हो फेजर में I एंगल 5। क्लियर। अभी पता करेंगे 5 क्या होगा। तो फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ये I1 हो गया, लैग कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, ये क्या हो गया आपका I2 हो गया। क्लियर। इसको मैं सपोज करो
I1 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका I1 और I2 कितना एंगल है, डिफरेंस 5 है। अब इस दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो अब क्या कर सकते हो, एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फेजर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ से आप कैसे ऐड करोगे। तो क्या करेंगे हम इसको, ओके, तो इस दोनों को जोड़ोगे आप, ये कितना एंगल बना रहा है, ये 5, क्लियर। सॉरी यहाँ पे चीज मैंने गलत लिख दिया है, ये इसको मान लो थीटा एंगल है ना, और ये 5 है। तो अब ये बताओ, ये थीटा क्या हो गया, एंगल मेड बाय आई। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर आपसे पूछा जाए कितना इसका रिजल्टेंट होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ में, जैसे कि आपका ये ए है, ये बी है, तो इसका जो वेक्टर सम होगा, फेजर सम इज सी, और ये अल्फा क्या होता था, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, बी साइन अल्फा बाय ए प्लस बी कॉस अल्फा, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दो करंट I1 और I2 है, तो क्या हो गया, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 5 है, तो 2I1 I2 cos 5। तो ये हो गया रिजल्टेंट करंट, मतलब ये जो करंट का वैल्यू आ गया, ओके। और एंगल 5 कितना हो जाएगा, ये 5 इज इक्वल, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, I2 साइन 5 बाय I1 प्लस I2 कॉस 5। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स I2 साइन 5 बाय I1 प्लस I2 cos 5, किससे, विथ I1, क्लियर ना। तो आप क्या कर सकते हो, फेजर, अभी मैंने क्या बताया, एडिशंस ऑफ टू फेजर, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हो, सब्ट्रैक्शन का यूज करके आप बना सकते हो अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो। दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट मेथड हो गया यूज, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम मेथड, ओके, फर्स्ट मेथड हो गया ये। सेकंड मेथड क्या है, कंपोनेंट का ब्रेक करके। तो अब सपोज करो रिजल्टेंट आई आर कितना हो जाएगा, आई, सेकंड मेथड्स मैं बता दूं, सेकंड मेथड, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आई का, तो क्या होगा, आई cos 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, I1 प्लस I2 cos 5। आई कितना एंगल बना रहा है, I1 से, आई थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या लिखोगे, I1 cos थीटा इज इक्वल टू, I1 तो एक्स एक्सिस पे ही है, और I2 कितना एंगल बना रहा है, 5 एंगल बना रहा है, तो I2 cos 5। सिमिलरली I1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, I1 साइन थीटा इज इक्वल टू, I1 कंपोनेंट तो है ही नहीं इसमें, वो जीरो आ जाएगा, तो 0 प्लस I2 साइन 5, क्लियर। दोनों का जो सम करेंगे हम, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करोगे तो I1 का जो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये तो I है ना, ये I cos 5, तो कितना आ जाएगा, ये I1 प्लस I2 cos 5 का होल स्क्वायर प्लस I2 साइन 5 का होल स्क्वायर, और एंगल कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे सेकेंड बाय फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू
I2 sin phi बाय I1 प्लस I2 cos phi। ये जो पैरेललोग्राम में जैसे निकाले थे वो इसी तरह इसमें आपका सेकंड मेथड क्या हो गया, कंपोनेंट मेथड है ना, कंपोनेंट मेथड। रिजोल्यूशन आपने वेक्टर पढ़ा होगा, क्लियर ना। तो अभी मैंने क्या सीखा कि अगर दो ऐसी क्वांटिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फेजर में, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।